बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की मैचों में तैयारी कराता हूं और काफ़ी लंबे समय से हम बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की आप बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि वो कौन से 10 क्वेश्चन हैं जिनको अगर आप करते हो तो आप अच्छी तरीके से बीपीएससी का एग्जाम क्लियर कर पाओगे। तो बच्चों ये मैंने सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं और अपने पूरे एक्सपीरियंस पूरे अनुभव के बेस पर मैं आपको ये 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन 10 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। देखिए आपको मैं वीडियो बताऊँ उससे पहले मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि केवल आप ये 10 क्वेश्चन करके जाओ। ये 10 क्वेश्चन मैं आपको स्पेसिफिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन 10 क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करो और बाकी के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऑडिटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या AAO का एग्ज़ाम देना है या मान लीजिए आपको 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है, आपके पास बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, सिलेबस अगर आपका 67 बीपीएससी के अकॉर्डिंग ही है तो आपको ये 10 क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो जरूर आप कर लीजिएगा। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का हमने ऑलरेडी कोर्स बनाया हुआ है जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। तो आप एप्लीकेशन पे जाकर आप इस कोर्स को आप स्टोर में जाइएगा, बीपीएससी सर्च कीजिएगा, आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे और फिलहाल इस पर 30% डिस्काउंट भी है जो कि 14 जुलाई 2022 तक रहेगा। तो आप 30% डिस्काउंट भी इसको अवेल कर सकते हो, यानी कि आपको जो कोर्स है 3 मंथ्स का 2800 में और 1 ईयर का लगभग 4200 में आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए हम इंपॉर्टेंट बात आप बच्चों को बता देते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अभी हम पार्ट 1 का कवर करा रहे हैं और मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ पार्ट 2 का भी कवर कराएंगे, लेकिन हमने इस वीडियो के लिए 5000 व्यू का टारगेट रखा है। तो जिस भी दिन हमारे 5000 व्यू इसके ऊपर आ जाएंगे हम डेफिनेटली आपको सेकंड पार्ट बना के दिखा देंगे। तो ज़रूर आप इस वीडियो को और अपने वीडियो को दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें ताकि मैक्सिमम लोग इसको देखें और इसका बेनिफिट उठाएं। देखिए बेनिफिट उठाएंगे लेकिन करेगा उसी को होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखने से या क्वेश्चन पढ़ने से क्वेश्चन समझने से ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। आपको अच्छी तरीके से डिटेल में जाकर ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए और मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी डिफरेंट वीडियो बनाकर। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आप बच्चों के लिए निकाला है और ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने के बाद ही हमने देखा है और ऑब्जर्व किया है कि यही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमने आप बच्चों के लिए निकाला है वो है उपयोगिता विश्लेषण के द्वारा उपभोक्ता संतुलन तथा सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। देखिए यहाँ पे आपको समझना है सबसे पहले सीमांत उपयोगिता द्वारा उपभोक्ता संतुलन। तो देखिए 2 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन जिसको सम सीमांत उपयोगिता नियम कहते हैं और 1 वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन, दोनों आप अच्छी तरीके से कवर कीजिएगा। साथ ही साथ सीमांत उपयोगिता हास्य नियम ये भी आपको कवर करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों जो आपको कवर करना है, यानी इंग्लिश में हम बोलते हैं तो इसको बोलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये आपको करना पड़ेगा। और यूटिलिटी एनालिसिस, देखिए 2 तरीके के एनालिसिस आए हैं, बल्कि आपके सिलेबस के इसमें तो रिवेल्ड प्रेफरेंस भी करना है। लेकिन और याद रखिएगा कंज्यूमर बिहेवियर से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं जो कि आपसे लगातार बार बार रिपीट कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। तो इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी एनालिसिस ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करो तो यही 2 टॉपिक है जो बार बार रिपीट अपने आप को कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है जो है तटस्थता वक्र, दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा है तटस्थता वक्र विश्लेषण के द्वारा कीमत प्रभाव में से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करना। यानी कि आप जानते हो कि प्राइस इफेक्ट जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट का जोड़ होता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब ये नॉर्मल गुड्स के केस में किस तरीके से सेपरेट होगा, इंफीरियर गुड्स के केस में कैसे सेपरेट होगा और गिफिन गुड्स के केस में कैसे सेपरेट होगा, ये तीनों आपको बताने हैं। स्लेस्की अप्रोच आपको याद करना है और हेक्सियन अप्रोच आपको याद करना है, यानी कि पूरी तरीके से इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करना है। बच्चों एक टॉपिक मैं लिखना भूल गया, मुझे लगता है कि उसको भी आपको पढ़ना चाहिए, वो है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस मैं जोड़ रहा हूँ, कंज्यूमर सरप्लस ये भी आप जरूर कवर करें। इसको हिंदी में उपभोक्ता बचत बोलते हैं। ठीक है, उपभोक्ता बचत के 2 दृष्टिकोण हैं, एक मार्शल का है एक हिक्स का है। तो दोनों में कंपैरेटिव स्टडी यानी कि दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप जरूर करें। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन 2 क्वेश्चनों को करोगे तो आपको कम से कम 1 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। लगातार यही क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं और केवल यही नहीं कीजिएगा, जो भी आपको मान लीजिए और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो वो भी आप कवर करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जो कवर करना है वो है विभिन्न बाजारों में कीमत निर्धारण। देखिए कीमत निर्धारण करने का
कॉमन प्रोसेस है, चाहे पूर्ण प्रतियोगिता में हो, चाहे एकाधिकार में हो, चाहे एकाधिकारी प्रतियोगिता में हो। हालांकि अल्पाधिकार का कुछ अलग होता है, लेकिन तीनों बाजारों में कंडीशन वही है, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन ऐसे करके बताना है। तो इसके में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन आपको तीनों ही बाजारों के किस तरीके से कीमत निर्धारण होता है ये आपको जरूर एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना चाहिए। यानी कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन डिफरेंट मार्केट आपको कवर करना है। साथ ही साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और किंग डिमांड कर्व, यानी कि ये भी टॉपिक भी आपको कवर करना चाहिए। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंडीशंस, फीचर्स, इवन आपको तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डायग्रामेटिकली एंड सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को भी डायग्रामेटिकली समझना चाहिए। थर्ड डिग्री तो आप करेंगे ही करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसके ऊपर भी कई सारे बार क्वेश्चन आ चुके हैं, किंग डिमांड कर के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए यही आपको बेसिकली करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें थ्योरी की, तो दो तरीके की थ्योरी है, एक तो है डिस्ट्रीब्यूशन की, एक तो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, दूसरी है मॉडर्न थ्योरी। आपको दोनों ही कवर करनी चाहिए। साथ ही साथ कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एग्जाम में आ चुका है, वो भी आपको कवर करना चाहिए। तो ये आपके 3, 4, चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अभी तक हम जो कवर कर चुके हैं उसके हिसाब से ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों राष्ट्रीय आय, देखिए राष्ट्रीय आय में से जरूर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, हर साल आ रहा है। और राष्ट्रीय आय के मोस्टली क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो डिफरेंट कंसेप्ट है राष्ट्रीय आय की, जीडीपी, जीएनपी, एनपीपी, इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। इसके अलावा इसके मापते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। और माप के अलावा अगर हम बात करें बच्चों, मैं एक पेन ही ले लेता हूँ, माप के अलावा इसकी जो वास्तविक जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है, कैसे जो रियल जीडीपी है वो इकोनॉमिक वेलफेयर को दिखाता है, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से कवर करने हैं, तभी जाकर आप इन क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से कर पाओगे। और बच्चों जरूर इस वीडियो को लोगों को फॉरवर्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मिले। इसी तरीके से मैं आपको पार्ट 2 का भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बच्चों को पार्ट 2 के भी बताऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो व्यापार चक्र की अवस्थाएं, देखिए जो बिजनेस साइकिल है वो 4 स्टेजेस होती हैं उसकी, इस तरीके से बिजनेस साइकिल चलता है। तो इसके बारे में आपको समझाना है कि कौन कौन सी रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, रिकवरी, इन चारों स्टेजेस के बारे में डिस्कस करना है। इसके अलावा केंज का रोजगार सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी ऑफ केंज एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ कैपिटल। देखिए अभी फिलहाल में तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन जब पुराने बीपीएससी क्वेश्चन देखोगे तो ये काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन था। तो जरूर आपको ये करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का टॉपिक है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट डिसाइड करती है, तो ये रिपीटेड है, इसलिए मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके ही बता रहा हूँ। लगभग 12 से 15 घंटे मैंने लगाए हैं ये एनालिसिस करने में कि किस तरीके का पेपर रिपीट होता है। तो जरूर आप देखिए, ये वीडियो बनाने में 12 से 15 घंटे लगे हैं, तो जरूर आप इसको एडमायर कीजिएगा और जरूर इन क्वेश्चनों को लर्न कीजिएगा। मैं ऐसा यकीन करता हूँ आप करेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7th क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। अब आपको देखिए सिद्धांत की बात करें तो एक तो रिकार्डो का सिद्धांत है, जरूर आप अच्छी तरीके से करके जाएं। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है। इसके अलावा हेबरलर का है अवसर लागत सिद्धांत, और आधुनिक सिद्धांत जो कि हिक्सन-ओरन का है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन इनमें से आ रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है एग्जाम में, बार बार आ रहा है, वो है IMF, इसके बारे में, इसके और वर्ल्ड बैंक और WTO, इनके ऊपर एक क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है और इसमें से क्वेश्चन एक जरूर आ रहा है। तो आप जरूर इनको तैयार करें। अगर आप ये 2 टॉपिक तैयार करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कम से कम एक क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड से भी कवर हो जाएगा। हालांकि इंटरनेशनल ट्रेड को अगर हम और देखें तो कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो हालांकि रिपीटेड इतने नहीं हुए, लेकिन ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना चाहिए। एक तो है ट्रेड बैरियर एंड नॉन ट्रेड बैरियर और प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद। इसके अलावा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, पोर्टफोलियो थ्योरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ एक्सचेंज एंड विनिमय दर कैसे तय होती है, यानी कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस विनिमय दर डिसाइड करते हैं, और भुगतान संतुलन सदैव संतुलित क्यों रहता है, यानी कि चालू खाता, पूंजी खाते के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये संतुलित किस तरीके से होता है ये पता होना चाहिए। तो बच्चों ये क्वेश्चंस कम रिपीटेड है, लेकिन अगर आप पुराने क्वेश्चन देखोगे तो इसमें से ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। हालांकि सिलेबस में अभी भी है, तो हो सकता है इस बार आ जाए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क रोकों के बारे में। फिलहाल 4-5 साल में तो ये कम आया है या नहीं आया है, लेकिन पुराने पेपरों में आपको ये बहुत बार मिलेगा, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। मैंने देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी बताया हुआ है कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ट्रेड बैरियर्स,
चाहे आप टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों तरीके के बैरियर कर लेना। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, पोर्टफोलियो बैलेंस थ्योरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट रिमेन्स ऑलवेज बैलेंस। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों 8वें क्वेश्चन की, तो देखिए क्वेश्चन आपको करना क्या है, ये तो खैर हमने करा दिया बच्चों को। हाँ, इसके अलावा 9वां क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति का अर्थ, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, इसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के अलग इंस्ट्रूमेंट है, फिस्कल पॉलिसी का अलग इंस्ट्रूमेंट है, और इसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इसके अंदर कवर करने हैं। यानी कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको कवर करने चाहिए बच्चों। इसके अलावा करारोपण के प्रभाव और कराघात करापात, यानी कि किस तरीके से करारोपण जो है वो हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है। इसके अलावा कर इम्पैक्ट क्या होता है, कर इंसिडेंस क्या होता है। तो ये 10 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके पेपर में 3 क्वेश्चन आप इसमें से कवर कर पाओगे। अगर आपको 3 ही तो कवर करने हैं, ठीक है, तो 10 आपको बेसिकली 6 में से 3 क्वेश्चन कवर करने हैं और आप 3 कवर कर पाओगे, ऐसा मुझे यकीन है। लेकिन बच्चों इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इसमें से 2 क्वेश्चन आए, क्योंकि मार्किंग जो है वो आप ये याद रखिएगा कि टॉप में जो फाइटिंग होगी वो 1 नंबर के बीच में ही होती है। इसलिए ये 10 क्वेश्चन वो हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, पूरी तरीके से फोकस करना है। लेकिन मैं कहीं पे भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाकी की चीज़ें ना पढ़ाई करें, बाकी की चीज़ें भी पढ़ाई करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने विवेक का प्रयोग करें, या आप किसी और टीचर से पढ़ते हो उसकी जो आपको गाइड कर रहा है वो प्रयोग करें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप इन 10 क्वेश्चनों को ऐसे रट के जाओगे, ऐसे लर्न करके जाओगे जैसे कि आपको अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो आप फटाफट इसे लिख सकें। यानी कि जितनी अच्छी तरीके से आप इन 10 क्वेश्चनों को लिख पाओगे, आप बार बार प्रैक्टिस करनी तो इन्हीं 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। यानी कि अगर आप इसको सही तरीके से कोशिश करो तो मुझे लगता है 10 से 15 दिन के अंदर आपके 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और 10 से 15 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूं अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको पार्ट बी का भी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं 10 से 12 घंटे मुझे लगे हैं एक एक पेपर को पढ़ने में, एक क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने में, तो उसके बारे में भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे बच्चों, जो वीडियो हम आपको बीपीएससी के लिए बताएंगे। तो अगर आप हमारा कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, देखिए कोर्स के अंदर ये सारी की सारी वीडियो अवेलेबल है। और अगर आप चाहेंगे, बच्चे चाहेंगे, मेरे स्टूडेंट चाहेंगे, तो मैं एक अलग से फोल्डर बना दूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक क्लब करके हम बना देंगे ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। और नोट्स इसके अलग कर देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही तैयार है हमारे पास में, मतलब तैयार कर देंगे, इंग्लिश में तैयार कर देंगे, हिंदी में ऑलरेडी तैयार है। अभी भी हमारे पास टाइम है इतना कि हम ये सब चीज़ें कर सकें। और अपडेटेड नोट्स जो हैं वो भी हम बहुत जल्दी ही आप बच्चों के लिए एप्लीकेशन पे लाने वाले हैं। तो अगर आप पूरे के पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो आप बच्चों ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।